नमस्कार, आज है तारीख 7 जुलाई, दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं संदीप राय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स देशों को धमकी, एंटी अमेरिका नीति से जुड़ने वालों पर लगेगा अतिरिक्त टैरिफ। पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्रिक्स को या एससीओ को वो एंटी अमेरिकन मानते ही हैं, बिकॉज कोई भी ऐसा कोऑपरेशन, कोई भी ऐसा कोलैबोरेशन जिसमें यूएस नहीं है तो वो एंटी अमेरिकन है उनके हिसाब से। एक तरफ भारत ब्रिक्स में शामिल तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर जारी है बातचीत। ऐसे में भारत के लिए क्या है मुश्किलें, जानेंगे। एससीओ से ब्रिक्स तक इसराइल को लेकर भारत का रुख क्यों बदला। भारत भी इसमें मान गया है कि इजराइल का जो अटैक है ईरान पे वो निंदनीय है, और गजा पे जो हो रहा है तो उसमें भी उसने काफी उसकी निंदा की गई है। वहाँ पे जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है यही नेगोशिएशन हुआ है। बैंक अकाउंट का खाता 1987 से मांग रहा है कि जिसका खाता हो वही नहीं करेगा, लेकिन 87 से तो खाता उपलब्ध नहीं है। बात बिहार की भी, जहां वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर हो रहा विवाद, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं संदीप राय से। अमेरिका के टेक्सास राज्य में आई अचानक बाढ़ में मरने वालों की संख्या 81 तक पहुंच गई है, जबकि 41 लोग लापता हैं। केर काउंटी में 28 बच्चों समेत 68 लोगों की जान चली गई है। केर काउंटी में नदी किनारे लड़कियों का एक कैंप लगा था, जहां 27 लड़कियां और उनके साथ मौजूद स्टाफ की भी मौत की पुष्टि हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तूफान आने की चेतावनी दी है, और खोज अभियान चलाने वाले एक अधिकारी ने बताया, We want to make sure that we continue to focus. We still have 11 missing children that we want to get reunited with our families. हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 11 बच्चे अभी भी लापता हैं और हम उन्हें हमारे परिवारों से मिलाना चाहते हैं, और इसी पर हमारा फोकस है। जब तक हम उन्हें परिवारों से नहीं मिला देते, हम रुकने नहीं जा रहे। कीनिया की राजधानी नैरोबी में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, और आगे बढ़ते प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की है और आंसू गैस के गोले दागे हैं। राजधानी के केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति आवास और संसद और स्टेट हाउस को जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया है। 1990 में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों की वर्षगांठ पर पूरे देश में प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। हिंसा के डर से बहुत सारे शहर सूने पड़े हैं। सरकारी वित्त पोषित मानवाधिकार संस्था ने कहा है कि पुलिस बर्बरता के खिलाफ पिछले महीने हुए प्रदर्शनों में 19 लोग मारे गए थे। गजा में संघर्ष विराम को लेकर हमास और इसराइल की वार्ता के बीच इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच रहे हैं और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वाशिंगटन रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात से बंधकों की रिहाई और गजा में युद्ध विराम के लिए समझौते की दिशा में प्रगति हो सकती है। रविवार रात को हमास और इसराइल के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही, और आज फिर से यह वार्ता होनी है। उधर इसराइल ने हूती नियंत्रित यमन में 3 बंदरगाहों और एक बिजली संयंत्र पर हमले किए हैं। लंदन में आत्मघाती बम धमाकों की 20वीं बरसी मनाने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान हमले में मारे गए लोगों के परिजन, जिंदा बच गए लोग और इमरजेंसी सर्विस से जुड़े लोग सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए थे। साल 2005 में 7 जुलाई की सुबह लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन में 3 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया था, जबकि एक अन्य ने बस में धमाका किया था। इस हमले में 52 लोग मारे गए थे। पिछले 4 दिनों में म्यांमार से करीब 4000 लोग हिंसक झड़पों से बचने के लिए भारत में आ गए हैं। 4 साल पहले सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार से आए हजारों शरणार्थी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में रह रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि म्यांमार में स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि शरणार्थियों को वापस जाने के लिए नहीं कहा गया है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर वियान मुल्डर टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रनों का विश्व रिकॉर्ड बनाने का मौका खुद ही छोड़ दिया। वियान मुल्डर ने पड़ोसी जिम्बाब्वे के खिलाफ 360 रन बनाए, लेकिन 400 के रिकॉर्ड के करीब पहुंचने के बाद भी वो क्रीज से हट गए। वह खेलना जारी रख सकते थे, लेकिन वो अपनी टीम को मैच जीतने के लिए खुद ही क्रीज से हट गए। उनके इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। आज पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन भारत और ट्रंप की खबर से। ब्रिक्स देशों का इस साल का सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हो रहा है, और भारत, चीन, रूस, ब्राजील, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया और यूएई के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में एक घोषणा पत्र जारी हुआ है।
जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी लिखा है कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले किसी भी देश पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा और इसमें किसी को छूट नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि दरअसल ब्रिक्स देशों ने कल 31 पन्ने का एक साझा घोषणा पत्र जारी किया था। ईरान पर हुए इसराइल के हमलों की इसमें कड़ी निंदा की गई थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन बताया गया और ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमले हुए थे उसकी कड़ी आलोचना की गई। किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये बात सबको मालूम है कि ये हमले अमेरिका ने किया था। जी, और एक और महत्वपूर्ण बात है, इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि बढ़े हुए टैरिफ से वैश्विक व्यापार के लिए खतरा पैदा हो गया है। इसका इशारा शायद ट्रंप की टैरिफ नीति की तरफ है। तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि माना ये भी जा रहा है कि इसी घोषणा पत्र के बाद ट्रंप का पोस्ट एक तरह की धमकी भी है। और ट्रंप के बयान का ब्रिक्स देशों खासकर भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में क्या कहा और इसकी जानकारी दी विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव दम्मू रवि ने। The global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal 20वीं सदी में बने वैश्विक संगठनों में 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने की क्षमता सीमित है। इसीलिए पीएम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WTO जैसे बहुपक्षीय संगठनों के तुरंत सुधार पर जोर दिया। उन्होंने बहुध्रुवीय वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, साथ ही कहा कि मानवता के लिए आतंकवाद गंभीर संकट बन गया है। that terrorism was a grave threat facing humanity. सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लूला डी सिल्वा ने भी कुछ इसी तरह की बात उन्होंने कहा कि आज बहुपक्षवाद पर हमला हो रहा है और हमारी ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता एक बार फिर चुनौती झेल रही है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ट्रंप और टैरिफ की बात कर रहे थे हम, तो ये समझ लेते हैं कि इस साल अप्रैल में ट्रंप ने सभी मुल्कों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए संदीप, और इसमें सभी पर कम से कम 10% जो था वो बेस टैरिफ था और कुछ पर 50% तक टैरिफ लगाया उन्होंने। जी, उन्होंने बाद में 90 दिनों के लिए इसके लागू होने पर रोक लगा दी थी। ये समय सीमा इसी सप्ताह खत्म हो रही है और एशिया के बाजार अनिश्चितता के बीच रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंगापुर में मौजूद बीबीसी एशिया बिजनेस संवाददाता सुरंजन तिवारी ने एक रिपोर्ट दी है, हम आपको सुनाते हैं। For businesses, the uncertainty from all the trade turmoil make it near impossible to plan ahead. And there could be unintended consequences for सुरंजना बता रही हैं, व्यापार जगत के लिए इन तमाम उथल पुथल से अनिश्चितता पैदा हो गई है और उनके लिए आगे की योजना बनाना लगभग असंभव हो गया है। इसका असर वैश्विक व्यापार में अमेरिका की भूमिका पर भी पड़ सकता है। एशिया में मौजूद देश, यूरोपीय संघ, पश्चिम एशिया और लैटिन अमेरिका से अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में ये ट्रेड वॉर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बदलाव ला सकता है और जरूरी नहीं कि आने वाले वक्त में विजेता अमेरिका ही बने। आपको पता होगा कि ब्रिक्स में शामिल बैंक की चर्चा हो रही है, जो इस संगठन में शामिल उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए पैसों की व्यवस्था करता है। ये मुल्क अपनी एक अलग करेंसी में भी व्यापार की संभावना तलाश रहे हैं। हालांकि जिस बैंक की आप चर्चा कर रहे हैं संदीप, वो बैंक को लेकर अभी भी मतभेद हैं, एक आम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन ये योजना में है कि एक ब्रिक्स बैंक बनाया जाए जो अर्थव्यवस्थाएं इसमें ब्रिक्स में शामिल हैं उसमें विकास के लिए पैसे दे सके। बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद ने बात की विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर मंजरी सिंह से और उनसे ये समझना चाहा कि ट्रंप के बयान को वो कैसे देखती हैं, और चूंकि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत हो ही रही है, तो क्या ट्रंप का ये जो ताज़ा बयान है उसका असर बातचीत पर पड़ सकता है? तो इस बयान को किस तरीके से आप देखती हैं? ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी होगी डोनाल्ड ट्रंप को? अगर आप देखें तो ये पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्रिक्स को या एससीओ को वो एंटी अमेरिकन मानते ही हैं, बिकॉज कोई भी ऐसा कोऑपरेशन, कोई भी ऐसा कोलैबोरेशन जो जिसमें यूएस नहीं है तो वो एंटी अमेरिकन है उनके हिसाब से, स्पेशली बिकॉज यहाँ पे एक पैरेलल क्या बोलते हैं एक बैंकिंग सिस्टम की बात चल रही है, फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें कि 100% कंसेंसस नहीं मिला है कंट्रीज को, बट ये बातें यहाँ पे शुरू हुई। तो आई थिंक इसकी वजह से उनको लगता है कि ये बहुत ही एंटी अमेरिकन पर्सपेक्टिव है, स्पेशली बिकॉज ये वाली जो समिट है, लीडर्स समिट पे ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो टैरिफ इतना बढ़ रहा है, यूएस टैरिफ जो है विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ यूएस, बट जो टैरिफ इतने बढ़ रहे हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके की वो धमकियां देते हैं उससे ब्रिक्स कंट्रीज डरेंगी
डरेगी और उसी हिसाब से फैसला लेंगी? नहीं, डरने वाली तो बात सच नहीं है। वो अपनी अपनी बातें तो वो करेंगी। आई थिंक यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत अहम फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारी बातें कही गई हैं और उस पर 100% कंसेंसस नहीं हुआ है। और प्लस अगर आप पार्टनरिंग कंट्रीज को देखें तो उनका बहुत ही अलग अलग टाइप का एजेंडा भी है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें तो रशिया और चाइना वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि उनकी करेंसी ज्यादा फ्लोट होती है तो वो एक एंटी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़े। पर वहीं पे दूसरी कंट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनका जो स्टैंड है वो बिटवीन डॉलर और बिटवीन अदर करेंसीज है। हमें एक मिडिल पाथ टाइप स्टैंड है वो लेना पड़ता है। और अगर आप देखें ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं वो अलग अलग रीजन से हैं, एक रीजन से नहीं है। और ये इन कंट्रास्ट है यूरो जोन के जो EU है, वहां पे अगर आप ट्रेडिंग देखें वो वहाँ पे एक ही करेंसी है, सिंगल करेंसी है, तो वहाँ पे इजी होता है। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता वहाँ पे डीडॉलराइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि US इंडिया ट्रेड डील भी होने वाली है और उसी दौरान इस तरीके का बयान आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की क्या पॉलिसी रहेगी? क्या ये जो हालिया उनका पोस्ट है, क्या उसे कुछ इफेक्ट पड़ता नजर आता है? नहीं, अगर आप देखें इनफैक्ट यहाँ पे भी बहुत सारे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो अपनी तरफ से वो यूएस के साथ अपना ट्रेड डील जो है वो कर ही रहे हैं। वो यूएस के साथ अपना बायलेटरल जो है टॉक्स बेस्ड ऑन दीज टैरिफ्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो वो बातचीत चल ही रही है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो चुकी है। अलॉन्ग वे ये ब्रिक्स की भी बातें चल रही है। इंडिया और यूएस के ट्रेड की अगर आप बात करें तो आई थिंक 9 जुलाई से इम्पोज करने वाले थे वो फ्रेश टैरिफ, जो कि अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 1 अगस्त तक। तो ये वाली जो बात है उसको एक्सटेंड क्यों किया गया है, पहली बात तो ये है, वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो 10% बेस लाइन था उसको तो हमने एग्री कर लिया था फरवरी में, जो हमारी बात हुई थी यूएस के साथ में। उसके बाद जो उन्होंने 26% इम्पोज किया है उसको वो फंक्शनल करना चाहते हैं, बट दैट इज बेस्ड ऑन हमारी क्या उनसे आपसी बातचीत होती है। जहां तक मुझे लगता है कि ऑलरेडी इंडिया परसू कर रहा है वो ऑन दीज ट्रेड एस्पेक्ट्स, एंड स्पेशली उन्होंने ये भी उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि एग्रीकल्चर और डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे तो हम बिल्कुल भी वी विल नॉट टेक योर स्टैंड, हम अपने स्टैंड पे रहेंगे। तो इससे प्रॉब्लम ये जो 26% ये जो टैरिफ लगा रहे हैं, इससे उनकी अपनी जो इकोसिस्टम है उस पे भी अफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले जो इन्होंने 25% का आयरन एंड एल्यूमिनियम पे लगाया था, स्टील एंड एल्यूमिनियम पे, उस टाइम पे उन्होंने 2018 में जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया था। रॉ मटेरियल्स हैं उन पे टैरिफ लगाया गया था, लेकिन वो टैरिफ क्योंकि ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स है ना, इसका मतलब कि आपकी अपनी कंट्री में आयरन और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है वो प्रोलिफरेट करेगी, बट वो हुआ नहीं, इसीलिए उनको फ्रेश इम्पोज करना पड़ा, जो कि अब 50% तक हो गया है। 25% आपने पहले लगाया था, 25% आपने फिर से लगाया। तो उनको पता भी है कि 26% अगर हम लगाते हैं ओवरऑल और एल्यूमिनियम और इन सारी चीजों पे अगर हम ज्यादा लगाते हैं तो हमारा भी जो सेक्टर है वो भी काफी हद तक इफेक्ट करेगा। आई थिंक ये ऑलरेडी परसू कर रहे हैं। तो ये थी विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर मंजरी सिंह। जैसा उन्होंने बताया कि ब्रिक्स का एक एजेंडा व्यापार मामलों में डॉलर से अलग होना है, यानी डी डॉलराइजेशन करना है, जिसका ट्रंप विरोध करते रहे हैं। ग्लोबल साउथ को प्रमोट करना भी इसका एजेंडा है। अब देखें तो भारत दोनों तरफ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। वो इसराइल और अमेरिका का दोस्त है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स में ईरान के साथ भी है, जो 1 जनवरी 2024 में एक संगठन में शामिल हुआ था। तो भारत के लिए मुश्किल स्थिति है। जी बिल्कुल, ईरान जनवरी 2024 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था। और यहाँ एक और बात जोड़ना चाहती हूँ। आपको याद होगा 2 सप्ताह पहले शंघाई कोऑपरेशन संगठन यानी SCO का एक सम्मेलन हुआ था, और उसमें जो साझा घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें ईरान पर हमलों के लिए इसराइल की निंदा की गई थी। उस वक्त भारत ने उसमें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। लेकिन अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है इसके साझा घोषणा पत्र में भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में ये भी समझना ज़रूरी है कि भारत का स्टैंड बदलने के पीछे क्या कारण रहा। ये समझने के लिए BBC संवाददाता रजनीश कुमार ने बात की दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रोफेसर राजन कुमार से। देखिए, अभी जो ब्रिक्स का जो डिक्लेरेशन आया है काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और ईरान के इशू को लेके काफी डिटेल है।
उसके 3 क्लॉजेस देखेंगे आप कि केवल ईरान पे जो इजराइल ने अटैक किया है उसकी निंदा हो रही है, और उसके बाद 2-3 जो क्लॉजेस हैं वो आप देखें कि पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज की बात है, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही है, गाजा पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है इजराइल के विरोध में। तो ये जो चेंज हुआ है मुझे लगता है कि खासकर भारत के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी उसने साइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे नहीं किया था, और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, मुझे लगता है कि वो जो अंदर में जो नेगोशिएशंस हो रहे थे उसमें पहलगाम और टेररिस्ट इशू को भी इसमें मेंशन किया गया। आप डिक्लेरेशन को देखेंगे तो वहाँ पे पहलगाम, हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जो पहलगाम का अटैक है उसको मेंशन किया गया, और वहाँ पे जो जिस शब्द का प्रयोग है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो भारत में अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होती है तो पाकिस्तान उसमें उसी की ओर इशारा जाता है, तो ये लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि इस पे एग्रीमेंट हुआ कि इस जो आतंकवादी जो घटना है उसको ज्वाइंट डिक्लेरेशन में लाया जाएगा, और भारत भी जो पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान पे जो अटैक हुआ था उसमें इजराइल को कंडेम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे एग्रीमेंट मुझे लगता है जो नेगोशिएशन इंटरनल हुए हैं कि भारत मान जाएगा और भारत ज्वाइंट डिक्लेरेशन में साइन करेगा अगर उसको पहलगाम जो आतंकवादी घटना है उसको उसमें शामिल किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये निगोशिएशंस भारत और दूसरे देशों के साथ हुआ है। दूसरे देश मतलब खासकर जो विरोध कर सकते थे पहलगाम के इशू को लेकर, खासकर चाइना और हो सकता है ईरान या दूसरे जो इस्लामिक स्टेट्स हैं वो भी कर सकते हैं, तो वो इस बात पे मान गए हैं कि पहलगाम की जो घटना है वो आतंकवादी घटना है और उसकी वो निंदा करेंगे। भारत भी इस पे मान गया है कि इजराइल का जो अटैक है ईरान पे वो निंदनीय है, और गाजा पे जो हो रहा है तो उसमें भी उसने काफी उसकी निंदा की गई है वहाँ पे जो स्टेटमेंट है। मुझे लगता है यही निगोशिएशन हुआ है। मैं आंतरिक निगोशिएशन की, लेकिन सर अब तक जो भारत की पॉलिसी चली आ रही थी कि कोई 2 देश लड़ेंगे आपस में उलझेंगे तो हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, मतलब नेहरू भी शायद कुछ ऐसा ही करते थे उन्होंने जब यूएसएसआर ने अटैक किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने निंदा नहीं किया या साइड नहीं लिया, जैसे कोरियन वॉर इत्यादि में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें साइड लिया है, लेकिन जहाँ पे और डीकोलोनाइजेशन का जो पूरा स्ट्रगल है आप देखेंगे तो नेहरू जी ने हमेशा साइड लिया है। पैलेस्टीन के इशू में साइड लिया हुआ है। पैलेस्टीन का तो एम्बेसी है आपके यहाँ और हम तो उसको स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहे थे, तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमने साइड नहीं लिया है हिस्टोरिकली, लेकिन हम उस समय शायद चुप रह जाते थे जब उसमें सोवियत यूनियन की बात होती थी। बिल्कुल सर। तो सोवियत यूनियन के इशू में हमने 1978 में जो इंटरवेंशन होता है अफगानिस्तान में, या फिर जो हंगरी में जो इंटरवीन करता है, तो उन सारे केसेस में हमने उसकी निंदा नहीं की थी, और इसलिए बहुत लोगों ने बोला कि ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो है ये भारत की पॉलिसी नहीं है, वो तो कहने वाली बात है। भारत का स्टैंड बदला या हितों के अनुसार लिया फैसला, बता रहे थे प्रोफेसर राजन कुमार। और अब पॉडकास्ट में आगे पड़ाव पर बात करते हैं बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान की। वोटर लिस्ट में संशोधन का ये विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत में करीब आधा दर्जन याचिकाएं इस पर दायर हुई हैं और याचिकाकर्ताओं ने आज इस मामले में तत्काल सुनवाई की भी मांग की। मानसी, मामला ये है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 24 जून को एक निर्देश जारी किया था कि बिहार में 1 महीने के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जाए, लेकिन विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की ओर से बार-बार दिशा निर्देश बदले जाने पर भी सवाल खड़ा किया है। इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाला, उस पर भी हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, लेकिन चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना चाहते हैं कि आयोग की आखिर नीति क्या है। और इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये साफ किया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब तक करीब 1,69,00,000 यानी करीब 21% वोटरों के फॉर्म जमा हो चुके हैं। जी, और आयोग का ये भी कहना है कि अब 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी उसमें उन्हीं लोगों के नाम होंगे जिन्होंने अपने फॉर्म जमा किए हैं। हालांकि आयोग लगातार नए दिशा
दिशा निर्देशों से प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश करने के दावे कर रहा है, लेकिन आम लोगों को वोटर लिस्ट से छूट जाने का डर सता रहा है। जी बिल्कुल, बिहार के रोहतास जिले के कुछ लोगों ने बताया कि फॉर्म को लेकर किस तरह की असमंजस की स्थिति है और उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं रेखा बोल रही हूँ हरिद्वार से। अभी मैं बिहार में हूँ और भी वो लोग हमसे बता रहे हैं कि जो बाहर में रह रहे हैं उनका नाम कट जाएगा। और बताइए हम लोग क्या करें, बहुत परेशान हैं। ईपिक नंबर से 1 2 3 वोटर आईडी बना लेते हैं, उनका नाम कटना है। नाम मेरा सत्येंद्र पासवान है। मैं रोहतास जिला प्रखंड सासाराम पंचायत धौरगढ़ के चिंतावनपुर गांव से मैं बोल रहा हूं। बैंक अकाउंट का खाता 1987 से मांग रहा है कि जिसका खाता हो वही नहीं करेगा, लेकिन 87 से तो खाता उपलब्ध नहीं है। बैंक अकाउंट भी 87 से मांग रहा है। 2003 का आपको पहले का निर्वाचन आयोग का 2003 का पहले का मांग रहा है, जिसका नाम है वही करेगा। यही सब प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ तो हम लोग का डीएलओ साहब कोई प्रॉब्लम नहीं बताया, अपना ले लिए, हम अपना फार्म जमा किए, ले लिए। प्रॉब्लम और लोगों के साथ ही सब है। मैं कन्हैया साहब बोल रहा हूँ सर, ग्राम धनहारा, जिला रोहतास, थाना कछड़ा। हम लोग का परेशानी यही है सर, रोपनी के समय में, धान की रोपनी के समय में ये लोग दे दिए हैं फार्म भरने के लिए। उसमें आए थे वो मास्टर लोग आए थे हम लोग के पास, तो बोला इसमें कुछ नहीं करना है, खाली बाप माँ का नाम लिख देना है और आधार नंबर डाल देना है और मोबाइल नंबर डाल देना है और कोई कागज नहीं लगाना है। अभी तो यही रोपनी के समय में यही सर परेशानी है। पहले तो आया था कि इसमें सब डॉक्यूमेंट लगाना था, दस्तावेज, तो हम लोग के पास दस्तावेज कहाँ है सर। इसी के लेकर के तो हम लोग का यही परेशानी है सर। हम लोग मजदूर आदमी हैं, खेती गृहस्थी में काम कर रहे हैं, फार्म भर कर पहुँचाएं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में किन आधार पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान को चुनौती दी गई है, यही समझने के लिए हमने बात की कानूनी मामलों पर नजर रखने वाले बीबीसी संवाददाता उमंग पोद्दार से। जी, अभी तक कम से कम 6 याचिकाएं तो दायर की गई हैं, पर जैसे हम बात कर रहे हैं तो और भी लोग कोर्ट के सामने आ रहे हैं। और जो पिटिशन्स आए हैं वो मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आए हैं, पॉलिटिशियंस की तरफ से आए हैं। जैसे भी 8 ऑपोजिशन लीडर्स ने एकजुट होकर एक पिटिशन फाइल की है। उसके अलावा कुछ संगठन भी साथ में आए हैं, जैसे PUCL हो गया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो गए, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम करते हैं। इसके अलावा योगेंद्र यादव जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी किया है एक पिटिशन फाइल। और बाकी ये महुआ मोइत्रा जो TMC की एक MP है, उन्होंने भी एक पिटिशन फाइल की है। किन आधार पर इस अभियान को चुनौती दी गई है, कुछ बताएं। जी, तो उनका ये कहना है कि ये जो अभी EC का जो नोटिफिकेशन था 24 जून का, वो एक तो कुछ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है, जैसे कि आपका आर्टिकल 14 हो गया, जिसमें ये कहा है कि किसी 2 लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो आपके इलेक्शन से जुड़े जो कानून हैं, जैसे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके अलावा उसके साथ जो रूल्स भी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि किन किन को वोटिंग की अनुमति होती है और किस आधार पर आप किसी का नाम इलेक्टोरल लिस्ट से हटा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो रूल्स हैं और जो कानून है, ये उसके खिलाफ भी जाता है। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और प्रावधान भी साइट किए हैं, जैसे कि आर्टिकल 325, 326, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ धाराओं को छोड़कर भारत के हर नागरिक को वोट करने का अधिकार होता है। तो ये थे बीबीसी संवाददाता उमंग पोद्दार। और अब एक विशेष रिपोर्ट। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें सिर्फ इसके शाही दौर की गवाही नहीं देती, बल्कि ऐसी आवाज़ों को भी समेटे हुए हैं जिन्हें अक्सर इतिहास में जगह नहीं मिलती। माफ करिएगा। बीबीसी संवाददाता सुमेधा पाल की इस रिपोर्ट में जानिए उन किस्सों को जो क्वियर और ट्रांस समुदाय से जुड़ी विरासत को उजागर करते हैं। वो विरासत जो महलों और मज़ारों से होकर आज तक जिंदा है। सुमेधा पाल एक ऐसी ही हेरिटेज वॉक पर निकली। ऐतिहासिक इमारतों में राजा रानियों या सुल्तानों की कहानियों के अलावा भी कई दिलचस्प किस्से मौजूद हैं। हालांकि जब हम दिल्ली की इमारतों की बात करते हैं, तब हम इनमें मौजूद प्यार, जुनून, पहचान और बगावत की कई कहानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी ही कहानियों के कई किरदार LGBTQ यानी क्वियर समुदाय से हैं। तो आज सुनते हैं इनकी ही कहानी। बतूल एक ट्रांस महिला है। मैं उनसे मिली और उनके साथ गई एक वॉक पे।
वे दिल्ली और देश भर में हेरिटेज वॉक के जरिए ऐतिहासिक इमारतों की कहानियां बयां करती हैं। हिस्ट्री सिर्फ बादशाहों के लिए ही सीमित नहीं है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिन्होंने जी है, काफ़ी मार्जिनलाइज्ड ऐसे समुदाय हैं, जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, क्वियर समुदाय है, उनकी भी जो कहानियां हैं वो मैं उजागर करके लाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा फील होता है कि मैं अपनी कम्युनिटी की कहानी बयान कर रही हूँ जो आज भी जिंदा है, हमारे जैसे लोगों के बीच में जिंदा है। बतूल हमें दिल्ली के मेहरौली लेकर आई हैं, जहां एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है। ये 15वीं शताब्दी में लोदी काल में बनी एक इमारत है। इसे हिजड़ों का खानका कहते हैं। यहाँ पे आपको 50-51 कब्रें हैं जो आपको दिखेंगी। इस जगह का नाम ही हिजड़ों की खानका है और आज ये हिजड़ा समुदाय जो घराना है पुरानी दिल्ली में, उनके हाथों में है ये। यहाँ पे सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी हिजड़ा घराने जितने भी दिल्ली आते हैं वो हमेशा यहाँ पे आके ना इनको सलाम करके जाते हैं। और सबसे बड़ी जो कब्र है वो है सद्दोमाई इन्हें कहा जाता है। जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की राजधानी बदल रहे थे तो ये इलाका खाली हो गया था। एक किस्से में बताया है कि एक आदमी था जो बहुत उदास और परेशान था। उसे किसी ने कहा कि जो पहला व्यक्ति उसे नजर आए वो उसकी दुआएं ले ले। वो इंसान सद्दोमाई थी। उसके बाद सद्दोमाई का इंतकाल हो गया। तब से लेकर एक ऐतिहासिक इमारत बन के नहीं रह गई है, ये हमारे लिए एक लिव्ड हिस्ट्री की तरह है। हिजड़ों की खानका से थोड़ी ही दूरी पर है बागे नजीर। 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रोज अफसून रहते थे। वे एक ट्रांस महिला थी। इन्हें ख्वाजा सरा भी कहा जाता था। बागे नजीर ख्वाजा सरा ने ही बनवाया था। बतूल इसकी कहानी बताती है। नज़ीर एक वो लफ्ज़ है जो टाइटल की तरह यूज़ किया गया था लेटर मुगल पीरियड में, और उस दौरान पे दो ऐसे ख्वाजा सरा हैं जैसे कि रोज़ अफजून है जिन्होंने ये बाग तामीर करवाया, जिसका जिक्र सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब में असरारुस सनदीद में भी करा है 19वीं शताब्दी में। मेहरौली से दूर हम आ गए हैं दिल्ली के दूसरे छोर पर, शाहजहानाबाद, यानी आज की पुरानी दिल्ली। यहाँ की तंग गलियों से गुजरने के बाद नजर आती है जामा मस्जिद। इसी की सीढ़ियों के पास हरी और लाल रंग की 2 मज़ारें हैं। इनमें से एक मज़ार फारसी के कवि और सूफी संत सरमद की है। बतूल हमें बताती हैं। सरमद कशानी एक क्वियर सूफी संत थे जो भारत आते हैं 1630 में। उस वक्त सिंध के ठट्टा शहर में जो आज पाकिस्तान में है वहाँ पे आते हैं वो, और उन्हें प्यार हो जाता है, उन्हें इश्क हो जाता है एक हिंदू लड़के से जिसका नाम अभेचंद था। उनका ये प्यार सिर्फ जिस्मानी नहीं था, वो एक रूहानी प्यार था जिसका जिक्र उनकी फारसी शायरी में बार बार होता है। बतूल सिर्फ इतिहास की कहानी सुनाने के मकसद से ये काम नहीं कर रही हैं। ये काम उनके लिए अपनी विरासत को तलाशना और उससे जुड़ना है। दिल्ली के इतिहासकार सोहेल हाशमी बताते हैं कि इतिहास के इस हिस्से को आज सामने लाने और इसके बारे में बात करने की जरूरत क्यों है। तो अगर हम इतिहास में देखें तो समलैंगिक संबंधों को लेकर जो आजकल जो बहुमत में जो नजरिया है वो हमेशा से नहीं था। हमारे जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उनमें हमको बार बार ये रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे बागे नज़ीर है, जैसे सूफी सरमद का मज़ार है, और इसी तरीके से वो हिजड़ों का कब्रिस्तान जो कहलाता है। तो वो तीसरा जेंडर था जिसका रिकग्निशन था, वो देवर अ पार्ट ऑफ आवर लिव्ड रियलिटी। जब हम कॉलोनाइज कर लिए गए, जब अंग्रेज यहाँ आ गए, तब उन्होंने इसको अप्राकृतिक कहना शुरू किया और हमारे कानून में ये इंट्रोड्यूस किया गया कि ये अननेचुरल एक्ट है और वो पनिशेबल है वगैरह। तो ये सारा जो रवैया है ये 200 साल के हमारे जब हम उपनिवेश थे
उस वक्त ये विकसित हुआ है। और आज जब इसको रिकॉग्नाइज करने की, पहचानने की, इसकी शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो हमारी उपनिवेशिक विरासत है उससे आज़ाद होने की जो एक कोशिश है, ये उसका एक हिस्सा है। बतूल के साथ आज इस टूर पर हमने कई कहानियां सुनी। ऐसी ही कहानियां देश और दुनिया भर में हमारे आसपास मौजूद हैं, जो हमें हमारी विरासत के और करीब लाती हैं। दिल्ली की एक खास हेरिटेज वॉक की रिपोर्ट आप सुन रहे थे सुमिता पाल से। आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात कल शाम को होगी। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आप फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। मुझे और संदीप राय को दे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।